हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हमारे जो यूनिट है उसमें 3 टॉपिक हमको कवर करने हैं। पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। दूसरा टॉपिक है हमारा रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड तीसरा है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अपना फर्स्ट टॉपिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आज के वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड वाइटल कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो मैंने ट्रैकिया तक एक्सप्लेन कर दिया था, ट्रैकिया के पार्ट क्या होते हैं, ब्रोंकाई तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो लास्ट हमारा बचा था दैट इज द एल्वियोली को मुझे एक्सप्लेन करना था। एल्वियोली जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको हम थोड़ा समझेंगे कि उसका रोल क्या है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज आवर एल्वियोली। अब क्यों बोलते हैं एल्वियोली को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट? बिकॉज कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक रोल क्या है, गैसेस का एक्सचेंज करना, यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर गैसेस। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये होता है हमारा एल्वियोली, लंग्स के एक स्मॉलेस्ट पार्ट एल्वियोली में। यानी कि जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर से इनहेल हम कर रहे हैं उसका एक्सचेंज हमारी एल्वियोली में ही हो रहा है। अगर ये एल्वियोली नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन या ये गैसेस हमारे ब्लड में ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं हो सकती। सो दैट इज वाई एल्वियोली इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एंड ये क्वेश्चन एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स, तो द आंसर इज द एल्वियोली। कैसे करते हैं ये गैसेस का एक्सचेंज? देखिए हमारे एक लंग्स में 700 मिलियन एल्वियोली होती हैं, यानी कि हमारे लंग्स में बहुत हाई लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बेसिकली होता है कि अगर हम एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम रिकमेंड करें, जो हमारी एल्वियोली होती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में जो हमारा ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई अगर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये हमारी ब्रोंकाई। इस ब्रोंकाई का रोल क्या होता है कि जो भी हमारी गैसेस आई ना, इस ब्रोंकाई के थ्रू ब्रांच्ड करना उसको। जो हमारी गैसेस आएगी, ऑक्सीजन आएगी, वो इस ट्रैकिया के थ्रू आकर के हमारी ब्रोंकाई के दोनों पार्ट में, एक हमारी राइट ब्रोंकाई एक हमारी लेफ्ट ब्रोंकाई में जाके डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो गैसेस है या जो ऑक्सीजन अगर मैं बोलूँ, ये ऑक्सीजन इस ब्रोंकाई के थ्रू अलग जो ब्रांच्ड हो रखी है ब्रोंकाई, इसके थ्रू हमारे लंग्स के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड देन ये ब्रोंकाई रीच करती है एल्वियोली को, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसी ब्रोंकाई से ही अटैच्ड होता है एल्वियोली। एंड ये जो गैस है ये इस एल्वियोली में एंटर करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एल्वियोली। जैसे ही एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें एयर फील्ड होती है, इसमें आप बोल सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, इसमें एयर सैक होता है ये। इस एल्वियोली में ऑक्सीजन एंटर करती है। एंड जैसे ही ऑक्सीजन या एयर एंटर, मैं सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हम इनहेल नहीं करते, हम एक प्रोपोर्शन में गैसेस इनहेल करते हैं। कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जितना प्रोपोर्शन है गैसेस का, लाइक नाइट्रोजन का जितना प्रोपोर्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना प्रोपोर्शन है एंड ऑक्सीजन का जितना प्रोपोर्शन है, ये सारा उसी प्रोपोर्शन में हम ऑक्सीजन को या हमारी गैसेस को इनहेल करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे गैसेस की, नॉट ओनली ऑक्सीजन। यहाँ पे एल्वियोली में गैसेस जो है वो एंटर करती हैं। एंड इस एल्वियोली को ढेर सारी ब्लड वेसल्स जो है वो कवर करके रखती हैं, आप बोल सकते हैं एक नेटवर्क बना के रखती हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स एल्वियोली के ऊपर एक बहुत फाइन नेटवर्क बनाने की वजह से जैसे ही गैसेस इस एल्वियोली में एंटर करेगी, ये गैसेस एक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये पूछा भी जाता है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू जो ये गैसेस हैं ये एल्वियोली से हमारे ब्लड में एंटर करती हैं। व्हाट इज अ डिफ्यूजन मैकेनिज्म? डिफ्यूजन मैकेनिज्म यानी कि कोई भी गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? एल्वियोली में, जो कि भी लंग्स में आया। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है? ब्लड में। इसलिए हायर कंसंट्रेशन यानी कि एल्वियोली से वो जो गैसेस हैं वो हमारे ब्लड में एंटर करती है।
इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन मैकेनिज्म। अब मैंने बोला कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस एक्सचेंज हो रही है, तो हायर हमारी एल्वियोली में है जो लंग्स में आया, तो हायर से लोअर ब्लड में गया। तो अब यहाँ पे एक और फिनोमेना काम करेगा कि हमारे ब्लड में भी एक गैस है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो हमारी बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आवर एल्वियोली। हमारी एल्वियोली में CO2 का लेवल 0.3% होगा एंड हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 14% होगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू अब ये CO2 हमारे ब्लड से एल्वियोली में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारी एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से एल्वियोली में एंटर करेगा। सो इस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का। एंड ये जो जिस रूट से हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करेगा, उसी रूट से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पार्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सेल आउट होगा। लाइक सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एल्वियोली में, एल्वियोली से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स से फैरिंग्स एंड फिर नॉस्ट्रल्स। जिस रूट से हमारा ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा उसी रूट से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करेगा एंड इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, दैट इज एल्वियोली। किस मैकेनिज्म से होता है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं, कभी भी हम ये ध्यान रखना है कि एल्वियोली में सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होता, ये रॉन्ग टर्म हो जाएगा। हमेशा ये याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन अगर ब्लड में एंटर करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से लीव करेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्वियोली। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेन फंक्शन, दैट इज जिसको मेन पार्ट बोलते हैं लंग्स। लंग्स हमारा एक बात करें तो एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर है। इस लंग्स में जो बेसिक पार्ट है, मैंने आपको बताया ना, ब्रोंकाई है, एल्वियोली है। सो लंग्स क्या है, एक बोल सकते हैं कि एक स्टोरेज है, स्टोरेज हाउस इन द सेंस कि मिलियंस ऑफ एल्वियोली को ये अपने में कैप्चर करके रखा है एंड ये एक पार्ट बना देता है जिसको हम बोल रहे हैं लंग्स। तो एक होता है हमारा राइट लंग, एक होगा हमारा लेफ्ट लंग, राइट। तो अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में ब्रोंकाई, राइट लंग के लिए राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग के लिए लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट। एंड लंग्स में हमारी क्या पाई जाती है, एल्वियोली। सो एक लंग्स में हमारी 700 मिलियन एल्वियोलीज पाई जाती हैं, राइट। तो दोनों तरफ के लंग्स मिलाकर के हमारे 1400 मिलियंस ऑफ एल्वियोली पाए जाएंगे, राइट। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, हमारे लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। अब ये लेयर का रोल क्या होता है, जैसे हम इनहेल करते हैं, गैसेस को इनहेल करते हैं, तो हम इनहेल के ड्यूरेशन में आप बोल सकते हैं कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है ना वो एक्सपैंड होती है, राइट। एंड फिर एक्सहेल के ड्यूरेशन में चेस्ट कैविटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो मान लीजिए कि कोई भी एक सब्सटेंस है वो अगर एक्सपैंड हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। सो उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे लंग्स के इस आउटर साइड पे एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड हमारे लंग्स को एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन में एक फ्लूइड जो है फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, ताकि हमारे लंग्स जो है फ्रिक्शन से प्रिवेंट रहें ड्यूरिंग द एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन सा फ्लूइड पाया जाता है हमारे लंग्स के दोनों लेयर के बीच में, एक्सटर्नल जो लेयर है एंड लंग्स के बीच में ये फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन ऑफ लंग्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। ये तो हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब आता है मेन क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को, अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो एक लॉ है हमारा फिजिक्स का जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट लॉ। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट लॉ क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में हैं एंड उस रूम के बाहर किसी ने कोई एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर किसी ने स्प्रे किया है। तो जब तक आप वो रूम नहीं खोलेंगे, बाहर का जो एयर फ्रेशनर का जो सेंट है वो आपके रूम में एंटर नहीं कर सकता, राइट। सो जैसे ही आप रूम ओपन करेंगे, सो बाहर का जो एयर फ्रेशनर का जो सेंट है या जो भी फ्रैग्रेंस है वो इस रूम में एंटर कर जाएगा
एंड तब तक आप बोल सकते हैं कि वो फ्रेग्रेंस स्प्रेड होगा जब तक कि बाहर का फ्रेग्रेंस एंड अंदर का फ्रेग्रेंस इक्वल नहीं हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि कोई भी गैस हमेशा अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करती है। यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि कोई भी गैस हायर से लोअर की तरफ ट्रेवल करती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेगी, या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ काम करेगी। जैसे कि अगर गैस में वहाँ पे कंसंट्रेशन फ्रेग्रेंस का ज़्यादा है तो वो उस तरफ फ्लो करेगी जहाँ पे फ्रेग्रेंस का कंसंट्रेशन कम है। इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो वैसे ही हमारा प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है एंड हमारी बॉडी का प्रेशर कैसा है, इसके डिफरेंस के बेसिस पे ही हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज द कंसंट्रेशन बेसिस, राइट, कि गैस में कंसंट्रेशन क्या है। अब अगर मैं बात करूं प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे हमारा जो एस्पेक्ट आएगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसा है एंड हमारी लंग्स के अंदर प्रेशर कैसा है, इसके अंदर जितना डिफरेंस होगा उतना ही जो गैसेस हैं वो फ्लो करेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, हमारा जो रेस्पिरेशन है ना वो 3 मेन कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा लंग्स, दूसरा होता है हमारा इंटरकोस्टल मसल्स, तीसरा होता है हमारा डायफ्राम। ठीक है ना। अब ये 3 चीज़ें ही हमारी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। कैसे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रीद इन की, एक सिंपल चीज़ याद रखिए, बाहर जो एक प्रेशर लग रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एक प्रेशर होगा जो हमारी बॉडी के अंदर होगा, राइट। हमने अगर बोला कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रेशर है, सिंपल प्रेशर। सो मैंने बोला कि प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां से हमेशा प्रेशर लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गैसेस, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो हमेशा वहाँ ट्रेवल करेगा जहाँ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। सिंपल है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर की तरफ, राइट। इतना चीज़ हमको समझ में आ गया। ओके, अब हमने बोला कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इसका क्या रोल है, हम ये क्यों समझ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, हमारी मैकेनिज्म में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं। एक होता है हमारा क्या? दैट इज अ लंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा होता है इंटरकोस्टल मसल्स। अभी इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? जो मसल्स हमारे लंग्स को होल्ड करके रखती हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। एंड तीसरा होता है हमारा डायफ्राम। ये 3 चीज़ें होती हैं जो इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। सो अगर सबसे पहले मैं शुरू करूं ब्रीद इन में, यानी कि ब्रीद इन से क्या होता है या इनहेलेशन में क्या होता है, तो जब कभी भी हम डीप इनहेल करते हैं, कोई भी हम इनहेलेशन करते हैं, तो इनहेलेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है? लंग्स से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। आपको मैंने जब वीडियो दिखाया था तो उसमें दिखाया था कि डायफ्राम होता है लंग्स से जस्ट नीचे। तो ब्रीद इन जब करते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। ओके, सो जब हम ब्रीद इन करते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने उस पर दिखाया था कि किस तरीके से हमारा लंग्स होता है एंड कैसे नीचे डायफ्राम होता है। सो जब ब्रीद इन करते हैं तो ये जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम, दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम, ये ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, सॉरी, लोअर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये क्या करता है कि लंग्स को अपवार्ड की तरफ लिफ्ट करता है। अब अपवार्ड की तरफ लिफ्ट करेगा जिससे कि क्या होगा कि जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है ना, या लंग्स की वॉल्यूम है, वो थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी। भाई अगर अपलिफ्ट करेंगे, मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, तो जब ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा तो जो चेस्ट कैविटी है ना वो थोड़ी सी एनलार्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं चेस्ट कैविटी जो है वो एनलार्ज हो गई है, राइट। सो एनलार्ज होने से क्या होगा कि अंदर जो एयर है ना, मान लीजिए कि लंग्स में हमारे जो एयर है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है। मान लीजिए मैंने बोला कि 100 ml है,
ठीक है। तो अब 100 ml जो एयर है वो अंदर के लंग्स की कैपेसिटी के कंपैरिजन में कम है, राइट, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा अगर लंग्स की है तो इट मीन्स उसके अंदर जो एयर है वो एक कम प्रेशर लगाएगी। भाई सिंपल सा एक फंडा आप समझिए कि कोई भी एक मान लीजिए बलून है, ठीक है, या कोई भी चीज है, तो अगर उसके अंदर एयर कम रहेगी एंड बलून का साइज बड़ा रहेगा तो वो अंदर की जो एयर है वो बलून पे कम प्रेशर लगाएगी, राइट। तो सेम वही फंडा है कि जब ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी ये बढ़ जाएगी तो अंदर जो एयर प्रेशर है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, जिसकी कंपैरिजन में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बाहर से जो एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगी। मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारी प्रेशर है वो कहाँ से कहाँ इंक्रीज से हमेशा लोअर की तरफ ट्रेवल करता है। तो इंक्रीज कहाँ है, एटमॉस्फेयर में, लोअर कहाँ है, लंग्स में। सो इसलिए जो एयर है वो बाहर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में विड्रॉ हो जाएगी एंड इस तरीके से इनहेलेशन हो जाएगा। यानी कि जब हमारे लंग्स में प्रेशर ग्रेडियंट लो होगा तो एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर है वो हमारे लंग्स में एंटर करेगी एंड इसी प्रोसेस को हमने बोला इनहेलेशन एंड प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये कब हो रहा है, जब जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है। चेस्ट कैविटी कैसे इंक्रीज हो रही है, जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हमारे लंग्स को एक्सपैंड कर रही हैं एंड जो एयर है वो हमारे लंग्स में विड्रॉ हो जा रही है। इसी को बोलते हैं ब्रीद इन मैकेनिज्म, राइट। अब बात करें अगर हम ब्रीद आउट में क्या होता है, तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं ना तो सेम वही फंडा आप समझिए कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो चेस्ट कैविटी है, जो मान ली डीप इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी का जो एक्सपैंड था वो इतना था, लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं ना, आप ब्रीद आउट करेंगे तो आपकी चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि पहले के कंपैरिजन में चेस्ट कैविटी इतनी रिड्यूस हो गई। तो इतना का डिफरेंस आ गया। अब चेस्ट कैविटी रिड्यूस होने की वजह से अंदर जो एयर है हमारे लंग्स में, अब एरिया क्या है, कम है, एयर ज्यादा है, तो वो एक प्रेशर लगाना शुरू कर देगी, यानी हाइयर प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हाइयर प्रेशर जनरेट होगा तो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है। सो इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से जो अंदर की एयर है वो एक्सहेल आउट हो जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग आउट, या जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, या जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है ना। सो सिंपल मैकेनिज्म है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारी ब्रीदिंग है वो डिपेंड करती है किस पे, हमारे प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है एंड जो हमारा लंग्स का जो इंटेस्टाइनल लंग्स का जो प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी और कुछ ने मैकेनिज्म पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यानी कि हमारे रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में हम कितनी वॉल्यूम्स को इनहेल करते हैं एंड कितनी वॉल्यूम्स को एक्सहेल आउट करते हैं, दिस इज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो 1 मिनट में हम 15 रेस्पिरेटरी साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं, राइट। फर्स्ट आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रीथ इज अबाउट 500 ml एट रेस्ट, यानी कि एक रेस्ट कंडीशन में या एक आप बोल सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, जो कि जिसका अमाउंट होता है 500 ml। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर कि हम एक ब्रेथ में, एक नॉर्मल ब्रेथ में हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम एंड ये होती है हमारी 500 ml। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में एंटर कर रही है एंड कितनी अमाउंट ऑफ लंग्स एयर जो है हमारे लंग्स से आउट हो रही है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम होगा हमारा, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम। यानी कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं, तो दोनों मिला के दैट इज आवर 500 ml, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, बहुत डीप इनहेलेशन करते हैं, तो डीप इनहेलेशन के ड्यूरेशन में जब हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, जैसे हम एक डीप ब्रीथ लेते हैं, तो डीप ब्रीदिंग हमारी एक नॉर्मल ब्रीदिंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है। इसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू लंग्स ड्यूरिंग अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन, यानी कि एक डीप इंस्पिरेशन में हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर रहे हैं दैट इज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड ये होती है हमारी कितनी? 3100 ml। एंड टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है हमारी? 500 ml। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम एफर्ट, यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ एयर या आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एयर हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, या हमारे लंग्स की इंस्पिरेशन कैपेसिटी क्या है कि इससे ज़्यादा हमारे लंग्स जो इंस्पिरेशन या इनहेल नहीं कर सकते, वही हमारी इंस्पिरेशन कैपेसिटी। यानी कि एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन में भी या एक डीप इंस्पिरेशन में भी हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक टाइम में इंस्पिरेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्पिरेशन कैपेसिटी। अब इसका फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? हमारी डीप ब्रीदिंग की। अब डीप ब्रीदिंग प्लस जो एक नॉर्मल ब्रीदिंग का वॉल्यूम होता है हमारा, दैट इज आवर टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को जब हम प्लस कर देंगे, सो जो हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी दैट इज आवर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि हमारे लंग्स इससे ज़्यादा एयर को इंस्पायर नहीं कर सकते लंग्स में, ठीक है, या इंस्पिरेशन हमारी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। टाइडल वॉल्यूम 500 एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी 3100 ml, दोनों मिलाकर के हमारा हो जाता है 3600 ml। इससे ज़्यादा हमारे लंग्स जो है इंस्पिरेशन नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था कि एक डीप इंस्पिरेशन में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, वैसे ही एक डीप एक्सहेलेशन में या एक्सपिरेशन में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल आउट करते हैं। एक डीप ऐसे डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं एंड डीप एक्सहेलेशन, जितना आपका डीप ब्रीदिंग होगा उतना ही एक्सहेलेशन होगा। सो एक्सहेलेशन में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल करते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एंड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो होती है वो हमेशा कम होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के बाद जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स में रिजर्व रह जाती है, सारी की सारी एयर जो है वो एक्सपिरेशन में नहीं जाती है। दैट इज़ वाई एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम होती है एज कम्पेयर टू आवर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। डीप इंस्पिरेटरी वॉल्यूम हमारी कितनी थी? 3100 ml एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी कितनी है? 1400 ml, यानी कि जो वॉल्यूम बची वो हमारे लंग्स में रह जाएगा, इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि जितना हमारी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है उतनी हमारी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम नहीं होती, यानी कि इंस्पिरेटरी वॉल्यूम हमारी कितनी है? मैंने अभी आपको बताया 3100 एंड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हमारी कितनी है? 1400। ये हमारी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड ये हमारी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? दैट इज आवर 1200 to 1500 ml। सो यही हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगी। अगर नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, दैट इज कॉल्ड अ वाइटल कैपेसिटी, यानी कि जितनी भी वॉल्यूम्स ऑफ एयर हमारे लंग्स में आ सकती है, जा सकती है, चाहे वो डीप इंस्पिरेशन हो चाहे वो इनहेलेशन हो, इन सब की टोटल वॉल्यूम हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है? वही है हमारी वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें हमारे जितने भी इन सबको हम प्लस कर देंगे, जैसे पहला हमारा टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज आवर 1400। तो ये टोटल जितना भी हो जाएगा सारा हमारा 5000 ml, दैट इज आवर वाइटल कैपेसिटी, यानी कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी इतनी है, यानी इतनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल, एक्सहेल या रेजिडुअल हो सकती है। दिस इज आवर वाइटल कैपेसिटी। सो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 फिनिश हुआ।
अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मेरा पार्ट 1 मैंने आई बटन में लिंक किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा फार्माकोलॉजी का, यानी कि ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स हिमैटेनिक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो मस्ट वॉच दैट वीडियो।